नमस्कार श्रोताओं, आज प्रस्तुत है प्रोफेसर रणजोत सिंह के कहानी संग्रह कैंथ का पेड़ से शीर्षक कहानी कैंथ का पेड़। डॉक्टर जैन को सारे शहर में सबसे अधिक प्रिय उनका अपना बागीचा था, जहां पर उन्होंने गुलाब, गेंदे और गुलदाउदी के फूल लगा रखे थे। कुछ एक पौधे नाशपाती के भी थे। डॉक्टर साहब की आयु 50-55 की रही होगी। शिमला के नामी गिरामी डॉक्टर थे। सुबह 9 बजे अपने क्लिनिक पर चले जाते और रात 9 बजे से पहले कभी नहीं लौटते। आज तक मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने डॉक्टर साहब को बगीचे में बैठे हुए नहीं देखा था। हाँ, डॉक्टर साहब का माली न केवल बगीचे की देखभाल ही करता था, अपितु बड़ी शान से बगीचे में चटाई बिछाकर शिमला की गुनगुनी धूप का आनंद भी लेता था। मोहल्ले के बच्चों के लिए ना तो नाशपाती के पौधों का कोई आकर्षण था और ना ही वे कभी फूल तोड़ने के लिए लालायित हुए, शायद माली की वजह से। परंतु डॉक्टर साहब के बगीचे में कैंथ का एक बहुत बड़ा पेड़ था। सारे बच्चे इस पर तो जैसे अपना अधिकार समझते थे, कारण कैंथ को ना तो माली खाता था और ना ही डॉक्टर साहब के परिवार का कोई सदस्य। यूं तो शिमला में कैंथ के पेड़ों की कोई कमी न थी, लेकिन इस वृक्ष के फल खाने में इतने स्वादिष्ट थे कि नाशपाती को भी मात देते थे। बच्चे अक्सर इस पेड़ में लटकते झूलते रहते और जब दिल करता इसके फल तोड़कर अपनी भूख मिटा लेते। सावन आने पर इसी पेड़ पर रस्सी का झूला बनाया जाता, जिससे शिमला की स्थानीय भाषा में पींग कहा जाता था। फिर तो बच्चों के आनंद की सीमा न रहती। उस झूले पर सवार होकर तो बच्चे आसमान को छूने की कोशिश करते। बच्चों के माता पिता उन्हें इतनी ऊंची पींग ना ले जाने की हिदायत देते, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कई बार तो माली अंकल ने भी उन्हें इतनी ऊंची पींग ना ले जाने का आदेश दिया, पर सब व्यर्थ। जब बच्चे झूले के खेल से थक जाते तो इसी पेड़ की टहनियों को तोड़कर 3 विकेट और एक बैट बना लेते और कोई फटी पुरानी जुराब लेकर उसमें कुछ कपड़े ठूंस कर उसकी गेंद बना लेते और फिर सारे बच्चे 2 भागों में बंटकर भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे क्रिकेट मैच जैसा आनंद लेते। यहाँ पर इस मोहल्ले के बच्चों की एक बड़ी विशेषता ये भी थी कि उन्होंने ये क्रिकेट मैच कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में नहीं खेला। यदि कोई खिलाड़ी गेंद को बगीचे में फेंकता था तो न केवल वो खिलाड़ी आउट माना जाता था, अपितु बगीचे से गेंद लाने का कार्य भी वही करता था। कभी कभार कोई बैट्समैन कपिल देव या इमरान खान बनकर कोई गेंद डॉक्टर साहब की कोठी के अंदर पहुंचा देता तो सारा मैच ही बंद हो जाता था। गेंद यानी जुराब की बनी हुई हो तो 1-2 दिन बाद डॉक्टर साहब का माली या कोई अन्य नौकर स्वयं ही वो गेंद मोहल्ले की गली में फेंक जाता था। मगर यदि गेंद कॉर्क, प्लास्टिक या चमड़े की होती तो वो गेंद बच्चों को कभी नहीं मिलती थी, जिसे लेकर बच्चों में डॉक्टर साहब के प्रति काफी रोष था, क्योंकि इन गेंदों को खरीदने के लिए बच्चों ने अपनी महीने भर की कमाई यानी पॉकेट मनी लगाई होती थी। एक दिन सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले मोहल्ले में आए और घर घर जाकर बच्चों को तलब करने लग गए। पुलिस वालों को देखते ही बच्चे रोने लगे और उनके अभिभावकों के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। पुलिस वाले कुछ बच्चों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर एक आला अधिकारी ने उन्हें एक रस्सी दिखाते हुए कड़क शब्दों में पूछा, क्या तुम इस रस्सी को पहचानते हो? बच्चों ने सहमते हुए एक स्वर में कहा, जी सर, ये तो हमारे झूले की रस्सी है, ये आपके पास कैसे आई? तुमने ये झूला कहाँ डाला है? कैंथ के पेड़ पर। और ये कैंथ का पेड़ कहाँ पर है? डॉक्टर साहब के बगीचे में। अधिकारी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कैंथ का पेड़ डॉक्टर साहब के बगीचे में है, तुम्हें ये झूला वहां ना डालकर कहीं और डालना चाहिए था। अधिकारी का कथन अभी खत्म नहीं हुआ था, तभी एक 10-12 साल का बच्चा तपाक से बोला, हमारे मोहल्ले में कैंथ का एक ही पेड़ है, बाकी पेड़ बहुत ऊंचे हैं। तभी अधिकारी ने एक मेज की तरफ इशारा किया जिस पर 10-15 क्रिकेट खेलने वाली गेंदें रखी हुई थी।
इससे पहले कि अधिकारी कुछ कहता, सारे बच्चों ने खुशी से चहचहाते कहा, अरे ये तो हमारी गेंदें हैं जो डॉक्टर साहब ने अपनी कोठी में छुपा ली थी। अधिकारी ने कानून और वर्दी का रूप दिखाते हुए बच्चों को धमकाया, ये रस्सी और गेंदें इस बात का सबूत है कि तुम डॉक्टर साहिब को कितना तंग करते हो। यदि ये गेंद किसी व्यक्ति को लग जाए तो। अधिकारी एक क्षण के लिए रुके और फिर बोले, ये इस बात का भी सबूत है कि तुम बिना इजाज़त डॉक्टर साहिब के बगीचे में जाते हो। ये सब गैर कानूनी है। बच्चों के अभिभावक इस बार बच्चों को माफ़ कर देने की दुहाई देने लगे। अधिकारी ने रूप से बच्चों को आदेश दिया, कान पकड़कर डॉक्टर साहिब को सॉरी कहो और प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा नहीं करोगे। बच्चों ने तुरंत कान पकड़े और डॉक्टर साहिब, जिनको उन्होंने पहली बार देखा था, को आगे से ऐसी गलती ना करने का आश्वासन दिया। जाते जाते बच्चों ने डॉक्टर अंकल से आग्रह किया कि अब तो वे गेंदे और रस्सी उन्हें लौटा दें, मगर अधिकारी ने उनका आग्रह ये कहकर ठुकरा दिया कि ये गेंदे और झूले की रस्सी अब सरकारी संपत्ति है। बच्चे अपनी जान से प्यारे खिलौनों की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखते रहे, मगर उनकी मायूसी किसी को पिघला न सकी। अंततः वो खाली हाथ ही अपने घर वापस चले गए। बच्चों के जाने के बाद पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर साहब को बड़ी विनम्रता से समझाया, बच्चे और बंदर एक जैसे होते हैं, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। उन्हें जितना तंग करो वो उससे दुगनी ताकत से तंग करते हैं। आपके कहने पर मैंने उन्हें डरा धमका तो दिया, मगर याद रखिए ये बच्चे हैं, क्रिमिनल नहीं। अधिकारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हो सके तो इन्हें खेलने दीजिए। बच्चे नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा। मगर डॉक्टर साहिब एकदम गंभीर बने रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उस दिन के बाद बच्चे पेड़ को देखते, मगर ऐसे जैसे कोई चकोर चंद्रमा को देखता है। उनका दिल तो करता कि बगीचे में जाकर एक बार फिर से गेंद से लिपट जाए, उसके मीठे मीठे फल खाएं, परंतु अपने अभिभावकों, डॉक्टर और पुलिस अंकल के डर से बच्चे बगीचे में नहीं जाते। उधर कैंथ भी बच्चों के ना आने से जैसे दुखी हो गया। उसमें फल तो लगते, मगर कोई उसका उपयोग ना करता था। अंततः वो पककर जमीन पर गिर जाते और वहीं गल सड़कर नष्ट हो जाते। अब बच्चों को क्रिकेट खेलने भी मजा नहीं आता। खेलते भी तो डरते डरते, जाने कब कोई गेंद डॉक्टर साहिब की कोठी में चली जाए और दोबारा कोई नई मुसीबत आ जाए। सारे बच्चों ने क्रिकेट छोड़कर गुल्ली डंडा, टिप्पी टिप्पी, टैप, वाटर कलर, डू यू वांट, चोर सिपाही, सटापू या गरम पिट्ठू जैसे खेल आरंभ कर दिए। बच्चों का अपना संसार होता है जो हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है। कुछ दिन बाद वे डॉक्टर और उससे जुड़ी प्रत्येक घटना को भूल गए। मगर जिंदगी भी खूब जिद्दी है। हर दिन इंसानों के लिए कोई ना कोई इम्तिहान तैयार रखती है, और चाहे वो बच्चे हो या बड़े। उस दिन भी कुछ बच्चे गरम पिट्ठू खेल रहे थे। अचानक कपड़े की गेंद डॉक्टर साहब के बगीचे में जाकर एक व्यक्ति को लगी। जब वो व्यक्ति मुड़ा तो बच्चों की तो जैसे जान ही निकल गई। वो व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऊंचे स्वर में बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब गेंद मुझे निशाना बनाकर मारने लगे? ठहरो, अभी तुम्हारी खबर लेता हूं। ये कहकर वो बच्चों के पीछे भागे, मगर बच्चे उनके हाथ कहाँ आने वाले थे। वो भागकर चंद मिनटों सेकंडों में पास वाली पहाड़ी पर चढ़ गए। डॉक्टर साहब को वहाँ पहुँचने के लिए कई घंटे लग जाते। अंततः वे वहीं से बच्चों को भला बुरा कहने लगे। वे गुस्से से थर थर आ रहे थे। तभी उनका एक नौकर आया और उन्हें पकड़कर घर ले गया। उसी रात उनको हृदयाघात हुआ और उनकी सांसारिक यात्रा का अध्याय यहीं समाप्त हो गया। और डॉक्टर साहब का अस्थि कलश उनके मनपसंद बगीचे में एक बांस के पेड़ पर लटका दिया गया। उस कलश को देखकर बच्चे बहुत बुरी तरह घबरा जाते, मानो डॉक्टर साहब मरने के बाद भी उन्हें घूर घूर कर देख रहे हो। इस घटना से बच्चों के अभिभावक भी अत्यंत चिंतित हो गए। किसी अनहोनी की शंका से उनका दिल दहल जाता। मोहल्ले के आसपास किसी पुलिस वाले को देख लेते तो कलेजा मुंह को आ जाता, मगर डॉक्टर साहब के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मोहल्ले वालों को लगा कि ये तूफान
आने से पहले वाली शांति है। 10-15 दिन के बाद डॉक्टर साहिब का बड़ा बेटा, जो स्वयं भी डॉक्टर था, मोहल्ले में आया, साथ में माली भी। डॉक्टर साहिब के बेटे के इशारे पर माली ने मुस्कुराकर अपने थैले से झूले की रस्सी और कुछ गेंदें निकालकर बच्चों को दी। डॉक्टर साहिब का बेटा बच्चों से मुखातिब होकर बोला, वो चाहें तो कैंथ के पेड़ पर झूला डाल सकते हैं। उसने बच्चों को ये भी बताया कि उन्हें बगीचे में आने के लिए कटीली तार तोड़कर अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, वे मुख्य गेट से अंदर आ सकते हैं। उसने अभिभावकों से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बच्चों के दिल में क्या है। अरे बच्चे नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? देखो, बच्चों के बिना ये कैंथ भी उदास हो गया है। मैं ये पेड़ बच्चों को समर्पित करता हूँ। यह कहकर डॉक्टर साहिब का बेटा चला गया और बच्चों के साथ साथ कैंथ का उदास पेड़ भी खुशी से झूम उठा। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी प्रोफेसर रणजोत सिंह के कहानी संग्रह कैंथ का पेड़ से कहानी। शीर्षक था कैंथ का पेड़। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।